नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, लेकिन वो शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में है और ईडी वाले मामले पर है, और वो जमानत भी सिर्फ सुनवाई पूरी होने तक के लिए है। दूसरी तरफ सीबीआई के हिरासत में अभी अरविंद केजरीवाल हैं ही, तो सीबीआई वाले मामले में अभी वो जेल में ही रहेंगे। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि आपने चुनाव के दौरान लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तमाम तरह की बातें सुनी होगी। अब एक बार फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने आईना दिखाया इस पर कि भारत में लोकतंत्र को लेकर के लोगों का कितना भरोसा है, और भारत में जो लोकतंत्र से खुश लोग हैं उनकी तादाद कितनी है। और खास तौर पर वो बड़े बड़े जो पश्चिम के देश अपने आप को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, उनकी तुलना में भारत की रेटिंग कितनी अच्छी आई है। तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात होगी महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो एमएलसी का चुनाव है, 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हैं, तो एक सीट पर पेंच फंस रहा है। और महायुति और महाविकास आघाड़ी, उसके बीच ऐसा मुकाबला है कि वहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है, यानी अपने अपने विधायकों को पकड़ के रखने वाली पॉलिटिक्स। इस पर भी करेंगे बात। और एक और बात होगी कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऊपर जमीन घोटाले का आरोप, यानी अपनी पत्नी के नाम जो जमीन है उसको आवंटित करवाने का मामला है, तो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। इस पर भी करेंगे बात। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में ही रहेंगे अभी अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, बड़ी बेंच अब करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में ही हैं केजरीवाल। दिल्ली में बिजली बिलों की बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ दिल्ली सचिवालय पर किया प्रदर्शन। भाजपा ने की सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा ने मैसूरू में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की बड़ी मुश्किलें। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी। 12 उम्मीदवार हैं मैदान में। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच अहम मुकाबला। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट में बताया गया, भारत के लोकतंत्र का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में वाला लोकसभा का चुनाव का एजेंडा बना दिया गया था, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने विपक्ष के नैरेटिव को किया खारिज। नेपाल में भीषण भूस्खलन से 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरी। 7 भारतीय और अन्य 17 यात्री नदी में बहे। भारत दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। राहत और बचाव का काम जारी। और नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज कर रहे हैं विश्वास मत का सामना। विश्वास मत से पहले विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस और सीपीएम यूएमएल ने अपने सदस्यों के लिए व्हिप किया है जारी। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जेल में ही अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में ही फिलहाल रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और क्यों रहेंगे जेल में? क्योंकि सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में ही हैं अरविंद केजरीवाल।
दरअसल केजरीवाल को सीबीआई ने भी केस दर्ज करके अरेस्ट किया था, जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। तो अभी न्यायिक हिरासत में रहना होगा। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी। तो इसी याचिका पर अरविंद केजरीवाल की इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सुनवाई पूरी होने तक, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सुनवाई पूरी होने तक ही यह अंतरिम जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर बना हुआ है लगातार गंभीर कानूनी संकट। देश के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक दल आरोपी बना है। आम आदमी पार्टी का नाम चार्जशीट में शामिल हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है विरोध कर रही है और इस्तीफा मांग रही है अरविंद केजरीवाल का। तो भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इन्वेस्टिंग एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं। वो सत्ता के मोह में इतने मस्त हैं कि सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो बीजेपी हमला बोल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही बेल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार इसलिए कर लिया है कि वे जमानत के बाद भी जेल में ही बने रहें। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके, केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी। इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था, सीबीआई ने अरेस्ट किया था। और केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सीएम केजरीवाल के वकील विवेक जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और अब वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। दो इश्यूज हैं, एक तो मेरिट्स के ऊपर इशू है और एक है जरूरत, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर जरूरत है। नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले के अंदर उन्होंने मैटर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है और ये कहा है कि भाई जब तक वो लार्जर बेंच के ऊपर मैटर रहेगा, जब तक लार्जर बेंच डिसाइड करेगी कि क्या पैरामीटर्स हैं नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के, तब तक वो इंटरिम बेल पे रहेंगे। पीएमएलए मैटर में सीबीआई केस में जो मैटर है वो लिम्बित है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर याचिका 17 तारीख को आएगी। लेकिन दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब नीति में घोटाले की तरह ही बिजली बिल घोटाले के जरिए भी जनता को लूटने की साजिश हो रही है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। तो इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी, दोनों से जुड़ते हैं। पहले शैलेंद्र से एक अपडेट ले लेता हूँ। शैलेंद्र, जिस तरह से कि जो शराब घोटाला का मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, जिसमें ईडी वाला मामला था, उसमें अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सुनवाई पूरी होने तक के लिए ये जमानत दी गई है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की कानूनी राह क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल का
मुमकिन दिख रहा है फिलहाल जेल से बाहर निकलना, या अभी उनको रहना पड़ेगा जेल के अंदर? देखिए, फिलहाल तो अगर आप आने वाले कुछ समय की बात करें तो ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि सुनवाई पूरी होने तक ही ये एक तरह से देखें तो अंतरिम जमानत इसलिए दी गई है कि बड़ी बेंच को मामला रेफर किया गया है और उसकी वजह से, क्योंकि इतने लंबे समय से जेल में थे अरविंद केजरीवाल, तो ये ईडी वाले मामले में, पीएमएलए वाले मामले में जमानत दी गई। लेकिन हम जानते हैं कि सीबीआई की तरफ से जो केस दर्ज है उसमें न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल है, तो लिहाजा वो जेल में ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट है। और उनकी जो मुश्किलें कम होने की जो बात है वो फिलहाल कम होती इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जो बातें चैलेंज की थी अरविंद केजरीवाल के वकील ने, हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उन्हें एक तरह से ये उन पर जो आरोप है वो बिल्कुल एक तरह से गलत हैं। आप देखिए कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और जैसा कि बीजेपी ये दावा कर रही है, मासूम राज ने पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा भी कि देखिए अगर इशारा समझिए सुप्रीम कोर्ट का तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये बीजेपी दावा कर रही है क्योंकि उन पर एक आरोप है, हम जानते हैं, और पहली बार भारत की राजनीति के इतिहास में जिस पार्टी के अरविंद केजरीवाल मुखिया है उस पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल तो खुद आरोपी है शराब घोटाले मामले में, तो उनकी मुश्किलें कम होती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का यह कहना है कि देखिए सिलेक्टिव तरीके से कोर्ट का जो फैसला होता है उसको अपने तौर पर जनता के बीच और अपने कार्यकर्ताओं के बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी उस तरह से पेश करे। ठीक है, कतई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी राहत। मैं पॉलिटिकल मामले पर आपके पास आता हूं फिर बात करने के लिए। विनोद जी, जो अभी हम देख रहे हैं कि आप सीबीआई वाला जो मामला है वो तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर है ही। अरविंद केजरीवाल के वकील की अभी हम बात सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि आ जाएंगे कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से कि अभी चार्जशीट में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल, 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी चार्जशीट, ईडी की चार्जशीट में वो आए हैं। जमानत भले दे दी गई है क्योंकि जमानत का मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट को भरोसा होता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, भले उस पर ट्रायल चलता रहे, ये आदमी कहीं पर आरोपी नहीं जाने वाला, तो जमानत दे देता है सुप्रीम कोर्ट जो है आमतौर पर। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें अभी आपको क्या लग रही हैं कि बरकरार रहेंगी या उसमें उनको किसी भी तरह की राहत मिलती हुई दिख रही है? देखिए लाल जी, जब कानून के नज़र में आप देखें, अभी जो शैलेंद्र कह रहे थे कि इंटरप्रिटेशन क्या है और आम आदमी पार्टी इसके किस तरह से इंटरप्रिटेशन करती है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को, तो आज आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर एक्स हैंडल पे उन्होंने पहला वो एक सत्यमेव जयते का लगाया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिली तो सत्यमेव जयते हो गए। हाँ। और 1 घंटे के बाद आज ही निचली अदालत में रॉज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जो बेल है उसको रिजेक्ट करते हुए उसे 24 जुलाई तक उसको बढ़ा दिया गया है। तो एक अदालत ने उनकी जो जमानत है की जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए उनको 26 जुलाई तक के जेल में फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके पीछे का तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की उस एक्ट को लेके, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल ने उसके अपने गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया था, उस चैलेंज के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ी बेंच के लिए इनके मामले को भेज दिया। बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है कि बड़ी बेंच को पीएमएलए के उन सारे एक्ट को अब डिफाइन करना है, उस एक्ट को देखना है, चाहे 45 हो या 19 हो, जो भी ईडी के उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो एक्ट है उसको डिफाइन करना है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि इनको अंतरिम जमानत दिया जा सकता है कि ये 90 दिन तक क्या जेल काट चुके हैं अभी तक। तो ये एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन मोरल ग्राउंड क्या है? हाँ। मोरल ग्राउंड में जब सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा हो रही थी और पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते हुए जब एक सीएम 90 दिन से जेल में बंद है और दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये मोरल ग्राउंड क्या हो सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके कॉपी अभी आने बाकी है, उसकी व्याख्या आप बाद में देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल के इस अंतरिम जमानत के साथ में वो फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल। आप देखेंगे कि वो उनके पास में वो क्लॉज बना रहेगा, उनके सीएम
के पद को संभालने और सीएम ऑफिस तक की कार्रवाई को संभालने के लिए वो क्लॉज बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि अंतरिम जमानत की एक शर्त होती है। बिल्कुल। तो अब ये चीजें डिफाइन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नैरेटिव से सत्यमेव जयते लिखें या बीजेपी उनके रिजर्वेशन की बात करें, ये दोनों चीजें अब अरविंद केजरीवाल पे डिपेंड है कि वो सीएम रहते हुए अभी ये केस की पूरे मुकदमे की सुनवाई करेंगे या सीएम पद से इस्तीफा। लेकिन इस बीच में आपने जो कहा कि नैरेटिव तो बनाते हैं, नैरेटिव ये बना रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम तो बिल्कुल पाक साफ निकल गए, लेकिन सब जानते हैं समझने वाले कि क्या होता है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जो बिजली बिल को लेकर के पहले ही प्रदर्शन कर रही थी, उनको इस मामले पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने का मौका मिला है और वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, चार्जशीट जब अभी तक आपने इस्तीफा नहीं दिया जैसे पहले कई लोगों ने दिया, अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई है, उस चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, तो अब तो इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी को यह कहने को मिल गया चार्जशीट दाखिल होने के बाद। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बासु राज जो सांसद हैं, उन्होंने इसी बात को कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब त्यागपत्र दे देना चाहिए। देखिए, 4 मुद्दे हैं जो बीजेपी बहुत जोर शोर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठा रही है कि ईमानदारी की बात करके सत्ता में आए थे, करप्शन के इतने गंभीर आरोप, शराब घोटाला हो या तमाम अन्य घोटाले, उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगियों पर लग रहा है। तमाम मंत्री जेल में जा चुके हैं, फिर भी आप देखें कि ये पार्टी किस तरह से क्या बातें कर सत्ता में आई थी। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि अगर किसी पर आरोप लगे तो उसे सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो उससे आगे की बात है कि आप पे आरोप भी लग चुका है, चार्जशीट भी आ चुकी है, आप जेल में भी इतने लंबे समय से है, फिर भी आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ रहे। तो ये बीजेपी कह रही है कि देखिए, क्या आप कुर्सी से इतना चिपकना चाहते हैं कि इतने विधायक आपकी पार्टी के हैं, कोई योग्य नहीं है जिसे आप मुख्यमंत्री बना सके, तो ये फिर सत्ता का मोह है या फिर आप डरते हैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाने में। तीसरी बात यह है कि बिजली पानी के मुद्दे पर ही बहुत जोर शोर से उठाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में आई थी और उस पर भी बहुत आरोपों के घेरे में है कि पानी नहीं पहुंचा पाए। आपने देखा कुछ दिन पहले किस तरह तस्वीरें थी, और अब बिजली के मामले में तो प्रदर्शन हो ही रहा। ठीक है विनोद जी, जो शैलेंद्र बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा बड़ा सवाल है। एक पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आती है और देश के इतिहास में वही पार्टी पहली पार्टी बन जाती है जिस पार्टी को आरोपी बनाया गया, वो भी किसके कहने पर? जांच एजेंसियों के कहने पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को कहा कि आप आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बना रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है विनोद जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स के दम पे ये सियासत में जो कुछ लोगों ने एक सियासत बदलने की बात कर रहे थे, उनके सामने में एक सबसे बड़ा सवाल आज बन के ये खड़ा हुआ है। सवाल ये है कि जो शैलेंद्र भी बता रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस और करप्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। ईडी का जो जुरिडिक्शन है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो सारे ट्रेलिंग देख रहा है मनी का, और पैसा कहाँ से लिया गया और उसका इन्वेस्ट किस तरह से किया गया, खर्चे किस तरह से। अब तो ईडी ने वो भी शामिल कर दिया। अब ये सवाल, अब उसको ईडी ने अपने चार्जशीट में किंग पिन माना है अरविंद केजरीवाल को, कि इनका आइडिया और इनका जो थॉट है उसी से इतने जो नए आबकारी नीति का जो बना और उसके बाद वो पैसे जो लिए गए और उसको गोवा के चुनाव में खर्च किए गए। सवाल सीबीआई का है। सीबीआई ने जब ये उनका ये गिरफ्तारी ली और सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू की, तो ये एक बड़ा करप्शन का मामला है जी। अब ये करप्शन के मामले में सीबीआई की जो जांच है वो जांच ईडी के जांच से बिल्कुल अलग है। तो अब ये आपने देखा कि जिस तरह से सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि उनको निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन इसका सरकारी एजेंसियों ने विरोध किया। तो अगर ये चीजें एक कोर्ट से आपको जमानत मिलती है तो आप सत्यमेव जयते दिखाते हैं, और दूसरी कोर्ट से अगर आपकी जमानत रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप सरकार पे उंगली उठाते हैं, आप एजेंसी पे उंगली उठाते हैं। जेल भेजने वाला भी वही कोर्ट है और आपको जमानत देने वाला भी वही कोर्ट है। तो अब सवाल यह है कि अपने अपने नैरेटिव में आप संवैधानिक संस्थाओं पे भी आरोप लगाते हुए दिखते हैं, जिनसे आम आदमी पार्टी को बचना चाहिए। उनके नेताओं को सत्यमेव जयते लिखते समय में ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक कोर्ट ने उनके बिल को, पिटीशन को रिजेक्ट किया है, तो वो भी एक संवैधानिक संस्था है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको अंतरिम जमानत दी। बिल्कुल, ये बात, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। जब बेल मिला तो अदालत ने, और जब जेल मिला तो बीजेपी ने करा दिया। ये कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सोचें या ना सोचें, लोगों के सोचने के लिए ये जरूर है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आई थी, पहली बार देश के इतिहास में वो पार्टी आरोपी है, उस पार्टी के अस्तित्व पर
कानूनी खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप बने रहिएगा क्योंकि आगे हम आपसे खास चर्चा करने वाले हैं। जो एक नैरेटिव बनाया गया था लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, उस पर क्या आईना दिखाया है अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने, उस पर आपसे खास चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा, और खास चर्चा होगी कि जो एक नैरेटिव बनाया गया था लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, उस पर एक आईना दिखाया है अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने। तो लोकतंत्र पर पीयू ने ये आईना दिखाया। याद कीजिए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये लोकसभा चुनाव का एजेंडा बना दिया गया था। लेकिन पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने विपक्ष के नैरेटिव को खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक पीयू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के लोकतंत्र का डंका तो पूरी दुनिया में सुनाई दे रहा है। जरा रिपोर्ट पर गौर कीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लोगों ने माना कि वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नहीं है, वहां की व्यवस्था से, जबकि भारत में 77% लोगों ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खुशी जाहिर की है। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के प्रति लोगों की संतुष्टि सिस्टम पर भरोसे को पुख्ता कर रही है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का दावा करने वाले अमेरिका में देखिए, आधे से अधिक लोग सिस्टम से खुश नहीं है, यानी 50% भी खुश नहीं है। यानी जो देश लोकतंत्र का चैंपियन बनकर हमें पाठ पढ़ाते रहते हैं ना, वो भारत के मुकाबले इस अध्ययन में फिसड्डी साबित हुए। पीयू रिपोर्ट के अनुसार यूरोप की हालत भी गंभीर है। ब्रिटेन में 60% से ज्यादा लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नहीं हैं। एशिया में श्रीलंका हो, दक्षिण कोरिया हो और जापान हो, उनकी भी हालत और ज्यादा खराब है। श्रीलंका में 58%, दक्षिण कोरिया में 63% और जापान में 67% लोग सिस्टम से खुश नहीं हैं। भारत ने कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की हालत को संभालने में शानदार प्रदर्शन किया था।
तो प्यू रिपोर्ट में जिन देशों में कोरोना से पहले लोग सिस्टम से खुश थे भी, उन देशों में महामारी के बाद लोगों की राय बदल गई और वो ज्यादातर लोग नाखुश हो रहे हैं। उदाहरण लीजिए, ब्रिटेन में पहले 60% लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश थे और अब सिर्फ 39% लोग खुश हैं। कनाडा में महामारी के बाद लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कनाडा में आज महज 52% लोग सिस्टम से खुश हैं और बाकी वहां निराश हैं। तो सोशल मीडिया के दौर में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में नैरेटिव बनाकर लोगों के बीच भ्रम तो जरूर फैलाया गया। हमारे यहां चुनाव में तो ये बहुत ज्यादा फैलाया गया। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने फेक नैरेटिव का खंडन करते हुए भारत के लिए अच्छी खबर दी है। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के कारण संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, जो काम हमारे यहां किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ बोला है, आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि आज पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया भारत के बारे में जानना चाहती है। सुनिए। आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। तो जो कुछ निकल कर आ रहा है उससे क्या ये समझा जाए कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती? क्योंकि जो बातें फैलाई गईं, जिसको नैरेटिव के तौर पर उछाला गया, अब तो उसमें जो हकीकत है वो कुछ और ही आ रहा है। और उसी की पुष्टि प्यू रिसर्च सेंटर के इस रिपोर्ट ने की है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। ज्योति सर, आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, काफ़ी ज़्यादा हमने इस बार, तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में ये एक तरह से मेन नैरेटिव था, मुख्य नैरेटिव बना दिया गया। और एक्सपर्ट मानते हैं, जानकार मानते हैं कि इस नैरेटिव ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम तो किया है। लेकिन अब जिस तरह की ये चीज़ें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि हकीकत कुछ और है। भारत में जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया गया उससे भारत की जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। लाल जी, हम आपकी रिपोर्ट से आते हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वियना में अप्रवासी भारतीयों के साथ बात करते हुए जब ये बात कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत को लेके एक उत्सुकता है, एक जिज्ञासा है, भारत को जानने, भारत को समझने की उनकी मन में जो एक कौतूहलता है, वो भारत का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। और भारत ने जिसके बाद, अब ये कोरोना काल को ही देख लीजिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस दौर में चरमराती हुई दिखी थी आपको, और आज तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं कई देश, उस हालत में भी भारत ने कैसे अपने को संभाला था, अपने देश की व्यवस्था को, अपने सिस्टम को, संवैधानिक संस्थाओं को, और किस तरह से लोगों ने इस पर विश्वास और भरोसा दिखाया है, इसका अमेरिकी थिंक टैंक की जो ये पीयू की जो रिसर्च सेंटर है उसकी ये रिपोर्ट आज के आपके सामने में है कि भारत के लेके लोगों की जिज्ञासा क्यों ना बढ़े जी। आज 31 जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, समृद्धशाली देश, परंपरा में डेमोक्रेसी वाले देश, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ऐसे कई ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, इन देशों का की तुलना अगर लोकतंत्र के बारे में यह सवाल पूछा गया कि देश के लोकतंत्र से आप कितने खुश हैं, तो भारत से ऊपर सिर्फ सिंगापुर है। और उसके बाद 77% भारत के भारतीयों ने उस सर्वे में अपनी बात जाहिर की कि इस सिस्टम से हम खुश हैं, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था से में उनकी संतुष्टि है।
अब ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो जर्मनी में बैठ के लोग भारत के खिलाफ में नैरेटिव चलाते रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया, खतरे में पड़ गया, संविधान खतरे में पड़ गया, तानाशाही खतरे में पड़ गया। उस जर्मनी में लोकतंत्र के प्रति मात्र 48% लोग अगर अपना संतुष्टि दिखाते हैं तो उन लोगों को भी शर्म होनी चाहिए जो फेक नैरेटिव चलाते थे। कभी वो जर्मनी और लोग, कभी वो अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में भी, लोकतंत्र के बारे में भी एक उस रिपोर्ट को समझ लें। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो इस रिपोर्ट में सामने में है कि आप फेक नैरेटिव बना के भारत के लोकतंत्र के और भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे जब सवाल उठाते हैं तो शायद इस भ्रम में कि लोग उनकी बात को मान लेते हैं। आप पॉकेट में संविधान के कॉपी लेके संविधान खतरे की बात कहते हैं, लेकिन लोगों ने कभी भी आपके इस परसेप्शन को कभी नहीं खरीदा। लोग आज भी मानते हैं कि स्वस्थ परंपरा में भारत का लोकतंत्र अभी भी दुनिया के लिए आदर्श है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तात्कालिक तौर पर जैसे हम कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ असर शायद इस चुनाव में डाला है, लेकिन फिलहाल ज्योति कुमार सिंह जी, कैसे देखा जाए सर इस पीयू रिसर्च सेंटर के जो इसकी रिपोर्ट है, हम अभी दिखा रहे थे और लगातार फिर दिखाएंगे भी, सिर्फ सिंगापुर हमसे संतुष्टि के मामले में और लोकतंत्र से खुश होने के मामले में सिर्फ सिंगापुर हमसे ऊपर है। तो फिर ये बिल्कुल माना जाए कि जो लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, संविधान खतरे में है, जर्मनी में बैठ कर के लोग बनाते हैं कि तानाशाही आ गई, फिर आप उसको अपने ऑफिशियल हैंडल से कई बार शेयर भी कर देते हैं। ये सब चीज़ें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हकीकत से बिल्कुल दूर हैं सर। देखिए विनोद जी और आप दोनों एक बहुत ही सीजन और बहुत ही प्रबुद्ध जर्नलिस्ट है इस देश के। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको भी बिल्कुल सीजन स्पोक्स पर्सन मानते हैं सर। देखिए सर, अगर आप जब ये बात कहते हैं तो हम आपको ये बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर जो रिजल्ट अगर विदेशों में अगर ये सर्वे आ रही है तो ये किसका देन है? ये देन है देश की विपक्षी पार्टियों का। पूरे इलेक्शन में उसके एक साल पहले तक लोगों को बताते रहे कि इस देश में जो सरकार है किस तरह से तानाशाह कर रही है, किस तरह लोकतंत्र को खतरे में कर रही है, आपके अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को छीनने का प्रयास कर रही है। और इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं कि अगर 400 पार कर जाएगा तो हम संविधान चेंज कर देंगे। तो ये तो विपक्ष की पार्टियों का देन है कि इस तरह से लोगों को समझाने का लोग समझ गए, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 1/3 प्रधानमंत्री बन गए। ये पूरा प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए। नॉन बायोलॉजिकल खुद ही क्लेम कर दिए, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी आदमी बनने का। तो ये तो विपक्ष का देन है ना। आज जो ये अच्छा रिजल्ट आया है, जो सर्वे पूरे देश में डंका पीट रहा है, वो तो राहुल गांधी का देन है, वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी का देन है, हमारे इंडिया गठबंधन का देन है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, लोगों को समझा पाए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आप भी इस बात पर सहमत हैं कि पीयू रिसर्च सेंटर ने जो बात कही हकीकत वही है, हकीकत वही है, और जो पहले फैलाया गया था वो हकीकत नहीं है। अब आप क्रेडिट भले आप विपक्षी पार्टियों को दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात से सहमत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इंडिया गठबंधन ने यह प्रयास किया कि ये यहाँ पर उनका वो जो मनमानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हेगड़े बोलते थे कर्नाटक वाले कि 400 पार करेगा तो संविधान चेंज कर देंगे, तो विपक्ष की पार्टियां और राहुल गांधी कदम कदम 10,000 किलोमीटर चलकर लोगों को विभिन्न तरह के लोगों से मिलकर लोगों को समझाने का काम किया। और बहुत हद तक हम लोग प्रयास किया, और इसका बहुत तक हुआ, बहुत नहीं भी हुआ है, जिसका आगे आने वाले दिनों में ठीक है। आप इंडिविजुअल बयानों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा इंडिविजुअल बयानों का आप हवाला दे रहे हैं, अगर कहीं से कोई बयान आया संविधान के बारे में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडिविजुअल बयान तो ऐसे भी होते हैं जिसमें जनप्रतिनिधि ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि भाई भारत में हम शरिया कानून लागू करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। चलिए फिलहाल विजय शर्मा जी, ये ज्योति जी ने भी मान लिया कि हाँ पीयू रिसर्च सेंटर ने जो कहा है वही हकीकत है, लेकिन क्रेडिट वो ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट इसका हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने, या यूं कहें कि वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने चेक किया तब जाकर के ये रिजल्ट आया है। देखिए ज्योति जी में चलो इतनी हिम्मत तो है कि उन्होंने रिपोर्ट पर सच माना, मैंने वो बात हाईलाइट की। जी बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ ज्योति जी, ऐसा क्या ठीक हो गया? जैसे पहले देश चल रहा था, जो संवैधानिक संस्थाएं थी हमने उनको मजबूत किया है, चाहे वो चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव अधिकारी चुना जाता है उसमें हमने विपक्ष को साथ में लिया, चाहे सीबीआई का आप जो
डायरेक्टर चुना जाता है उसको देख लीजिए। जिस तरह से हमने अन्य देशों को चुनावी प्रक्रिया में बुला के दिखाया, किस तरह से हम लोकतांत्रिक, आज हमारे कोई फेवर में अगर किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तब भी हम सम्मान करते हैं। हमारा ये नहीं है पिक एंड चूज है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में दे दिया ठीक है, नहीं तो हम उसी को पर उंगली उठा देते हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, मैं वही कह रहा था कि आप विपक्ष को क्रेडिट देंगे कि नहीं? जो क्रेडिट ज्योति जी ले रहे हैं वो क्रेडिट नहीं। हाँ। विपक्ष ने तो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उन्होंने तो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की और देश की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की। हमारा देश तो लोकतंत्र की जननी है, आज से नहीं सदियों से है। अगर उसके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो ये फर्ज बनता है। आप याद कीजिए वाजपेयी जी को, आप याद कीजिए वाजपेयी जी को, जब हमारे 2 सांसद होते थे तब हमने देश के बारे में कभी नहीं सुना। ये बाहर बैठ के देश के जो संवैधानिक संस्था है उनके बारे में कैसे कहते हैं कि अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन हस्तक्षेप करें? ठीक है, किस तरह से ये आमंत्रित करते हैं वहां विदेशों को? बिल्कुल तो बिल्कुल। इन्होंने एक बात इन्होंने कही, एक क्या पूरी कर लीजिए। ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि अभी हमारा 2/3 समय बचता है, 1/3 समय हमारा सच में हो गया, 10 साल 20 साल बचते, तो ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है, क्यों विनोद जी, मुझे लगता है कि अब हम ठंडी सांस लेकर कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं है, हमारा संविधान खतरे में नहीं। क्रेडिट पर अलग से बात हो सकती है जो ज्योति जी कह रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि ज्योति जी भी इस बात को मान रहे हैं विनोद जी कि हाँ, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, भारत में लोकतंत्र बड़ा स्वस्थ है। और चाहे कोई वीडियो बनाए कि तानाशाही है, ये है, वो है, वो सब नैरेटिव है और फर्जी है। देखिए आ रहा हूं ज्योति जी, आ रहा हूं विनोद जी की टिप्पणी लेके। हम लोगों के लिए एक ये आप कह सकते हैं कि इस डिस्कशन में ज्योति जी है, कांग्रेस के बहुत पुराने प्रवक्ता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, बेशक। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी तरह से ज्योति जी भी नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, अभी ज्योति जी, आप तो चुनाव जो जीतना हारना था वो तो हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी के पॉकेट में अभी पार्लियामेंट सेशन में अभी भी संविधान पड़ा हुआ है और बार बार आपके इंडिया गठबंधन के सारे लोग वही संविधान लहराते हुए अभी संसद में आते हैं और जाते हैं। तो क्या संविधान अभी भी खतरे में है? लोकतंत्र अभी भी खतरे में है? जनता ने तो आपको फैसला दे दिया, आप सर माथे लीजिए उस फैसले को। तो अब क्यों ये संविधान का नैरेटिव है? सवाल इससे इंपॉर्टेंट ये है ज्योति जी कि ये देश जब फर्स्ट कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, उस समय उस फर्स्ट में नेशन के सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं। जो पीयू की रिपोर्ट आपको आपके सामने में है, उस रिपोर्ट में है कि लोग जब खुश होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम से, तो उसका मतलब है कि सारे संवैधानिक संस्थाएं अपने जो इंडिपेंडेंट उनका कैरेक्टर है उसमें बढ़िया और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तब लोगों को लगता है कि ये देश का जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो एक संतुष्टि देने वाला है, वो मैच्योर है। आज अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर वहां आप ये देखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सिस्टम से लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वो सिस्टम का फेल्योर है। तो आपको ये क्रेडिट प्रधानमंत्री को देना चाहिए, ना कि ये क्रेडिट आप अपने विपक्ष को ले लें कि हमने ये चेक बैलेंस को ये रखा है इसलिए ये लोकतंत्र है। तो शायद आप इतने बड़े फैसले जो मोदी सरकार ने लिया है पिछले 10 साल में, वो एक क्रेडिट है कि देश को एक भरोसा है कि सरकार को, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वन नेशन के नाम पे कई ऐसे बड़े फैसले हों जिसको ये देश ने लागू करके दिखाया है ज्योति जी। तो ये सिस्टम की एक अपनी मजबूती जो है लोकतंत्र में, वो भी दुनिया के सामने में है, और उसका क्रेडिट आप दे या ना दे, लोगों ने तो जरूर दिया है। ज्योति जी, थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को और सत्ता पार्टी को भी। नहीं, हम तो विनोद जी को देंगे और आपको देंगे। क्या बात है, लोकतंत्र में हम लोग तो बहुत ही छोटे प्रहरी हैं। नहीं, इतने नाकामियों के बाद भी आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, तो क्रेडिट तो हम आप दोनों को देंगे। लेकिन बात देखिए, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? इस अभी जो पहला जो सेशन हुआ, तो ये पीयू रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट है उनकी नाकामियों का नतीजा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सर एक बार खाली मेरा बिल्कुल पूरी कीजिए, उसके बाद विजय जी आपके पास आता है। अभी पार्लियामेंट जब शुरू हुआ तो देखिए, जो प्रधानमंत्री और विपक्ष के जो हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी को आपने 7 बार दिखाया, 8 बार दिखाया, उनको 70 बार दिखाया,
ये कौन सा मैं इस बराबरी का मैकेनिज्म बात को हुआ? आज तक ये समझ तो नहीं कोई पाया, बराबरी ये तो नहीं दिखाने नहीं हो वाला पाया। मामला है। ये तो ठीक नहीं हुआ। कहीं कहीं उनका बात बंद हो जाता है तो जो स्पीकर है बोलते हैं मेरे पास तो बटन नहीं है। तो जो बटन जिसके हाथ में है वो तो आपके अंडर है, तो किसके इशारे पर वो उनका पिक्चर हटा देता है? नंबर 1। नंबर 2, 2-3 बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो हमको बताइए आप प्रवक्ता साहब कि प्रधानमंत्री जब बाहर विदेश में जाकर बोलते हैं कि मैं किस देश में पैदा हुआ, इसका मुझे बहुत दुख है, इससे क्या देश का नाम होता है? इससे देश का नाम होता है क्या? ये प्रधानमंत्री का ही तो स्टेटमेंट था आप ना। लगता है तो वो आपको इस पर आपको राहुल इस पर गांधी आपत्ति जी जो नहीं है? इंटरफेयर की आपको बात इस पर करते हैं उसका आपत्ति नहीं जवाब होती दे है? रहे हैं आप पार्लियामेंट में आप अग्निवीर के बारे में राजनाथ सिंह खड़ा होकर बोलते हैं कि 1-1 करोड़ दिए, और राहुल गांधी उसी अजय सिंह के यहाँ घर पर जाते हैं, बोलते हैं हमको कुछ नहीं मिला। उसकी हकीकत सामने आ गई। 1,65,67,00,000 लाख उनको मिल रहे हैं। नहीं, देखिए वो जो बोले, वो जो आप इंश्योरेंस क्या क्या जोड़ रहे हैं उनको, जो तो इंश्योरेंस का सारा प्रीमियम सरकार ने दिया है सर। इंश्योरेंस का सारा प्रीमियम सरकार ने दिया है ना। लाल सिंह देखिए, अब प्रधानमंत्री, अब राहुल गांधी जाते हैं मणिपुर में, बोलते हैं आप मणिपुर जाकर, प्रधानमंत्री मणिपुर को बोलते हैं सब ठीक है। अभी राहुल गांधी जाके फैक्ट चेक किया, वहां के लोग बोल रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं है, सब एबनॉर्मल है, अभी तक लोग वहां पर है। तो ये सच्चाई तो लोग देख रहे हैं ना। अगर इस देश में, अगर इस इलेक्शन में अगर ओपिनियन पोल 1 साल पहले से नहीं चलता, ठीक है, तो गुमराह नहीं होते, तो ये भी स्थिति मैं नहीं होती। विजय जी से जवाब इनका लेता हूं, 30-40 विजय जी से जवाब लेता हूं। विजय जी उन्होंने, आपने जो बात उठाई कि भाई राहुल गांधी विदेशों में जाकर बोलते हैं कि हमारे यहाँ इंटरफेयर कीजिए, उसका भी जवाब ज्योति जी ने दिया, आप भी जवाब दीजिए। देखिए ज्योति जी, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, कभी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मुझे दुख है कि मैंने इस देश में जन्म लिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे गर्व है। हमेशा वो तो संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं। आपने किस तरह से भगवान राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण हुआ है, काशी कॉरिडोर, किस तरह से केदारनाथ, किस तरह से महाकाल का आपने देखा ही नहीं है, किस तरह से 4 धाम यात्रा का किया गया है। तो ज्योति जी आप देखिए कि वो तो कहते हैं हम गर्व करते हैं, हम विश्व बंधु के हिसाब में उभरे हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आपने बार बार हेगड़े जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े पद पे बैठे हुए कहते हैं अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान को कोई उंगली नहीं उठा सकता और कोई चेंज नहीं कर सकता। और आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किस तरह से वो उसके अंदर जोड़ती है। चलिए वो इतिहास में फिर बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास में बहुत सारी चीजें, इतिहास में बहुत सारी चीजें। ठीक है, 10 सेकंड हाँ, ले लीजिए पूरी कीजिए। कहते हैं कि आपको क्रेडिट जाए, आपने प्रोटेम स्पीकर जो आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया, आपने प्रोटेम स्पीकर पर भी किस तरह से आपने वहां पे हमारे ये जवाब एक बनता है, लाल सिंह एक जवाब बनता है। कर लीजिए छोटा सा काउंटर कर लीजिए ज्योति जी, कर लीजिए छोटा काउंटर एक जगह। हाँ, अब देखिए ये सिस्टम और ये हमारा कस्टम ही है ना। एक संभावना है ना, जहाँ एक कस्टम है जहाँ पर कि जो सबसे सीनियर नंबर ऑफ टर्म जितना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं। तो आपने क्यों नहीं बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया केरला के? चलिए फिर तो उनको नहीं बनाया, तो आप सिस्टम को अपना पॉइंट आप दोनों रखते रहेंगे। वो कहेंगे कि भाई स्पीकर के खिलाफ क्यों उम्मीदवार दे दिए थे, नहीं बनने दिया। ये तो गलत बात है, आप ही सिस्टम तोड़ रहे हैं, आप ही कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो सब बातें आप पीछे छूट चुकी हैं। ये नहीं कि जो नंबर 1 वरिष्ठ है, वरिष्ठतम जो होते हैं उनमें से 1, 2, 3 वो भी कितनी बार के चुने हुए हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को, विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं, विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं। ज्योति जी आप पुरानी बातों को जब छेड़ते हैं, लाल जी ने बहुत सही कहा कि इस पे तो हम एक डिस्कशन पे चले जाएंगे, अलग डिस्कशन चाहिए मुझे। लेकिन सवाल ये है कि जब आप प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, कैंडिडेट का नाम देते हैं और उसमें दलित कैंडिडेट बताते हैं, तो तब आपने ये मान लिया था कि जो कैंडिडेट जहां हार रहे हो वहां पे आप उनका दलित फेस बता दीजिए। और जब बीजेपी दलित और आदिवासी को प्रेसिडेंट के पद पे उम्मीदवार बनाते हैं, तब आप उस बात को रिजेक्ट करते हुए दूसरे उम्मीदवार को समर्थन करते हैं। ऐसे लॉजिक सब अपना नैरेटिव नहीं चलेगा। बिल्कुल, जो संवैधानिक संस्थाएं हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। समय की कमी है, लेकिन फिलहाल समय की कमी है। फिलहाल सभी को ये जो पीयू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट आई है ना, हम सभी को जरूर खुश होना चाहिए कि हमारा संविधान सुरक्षित है, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी जुड़ने के लिए, विजय जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की, और यह बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है अभी कुछ महीने बाद, लेकिन उससे पहले एमएलसी चुनाव के लिए आज ही मतदान चल रहा है।
महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन उम्मीदवार कितने हैं? 12, यानी एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार है। मतदान के बाद वोटों की गिनती आज ही शाम 5 बजे की जाएगी। नतीजा भी शायद आ जाएगा आज ही, तो पता चल जाएगा किसको कितनी सीटें मिली। राज्य में दोनों प्रमुख गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच अहम मुकाबला चल रहा है इस समय एमएलसी सीट को लेकर। क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। अपने अपने विधायकों को पकड़ कर रख रहे हैं अपने कब्जे में। महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं तो महाविकास आघाड़ी ने 3। इस तरह कुल मिलाकर 12 उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच ये पहला मुकाबला है, तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये हो रहा है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है। एक और बड़ी बात है मुंबई में। इस बीच विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता आज मुंबई में शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों में कांग्रेस कहीं नहीं है शामिल। तो फिर बाकी विपक्षी दलों का क्या एजेंडा है इस मुलाकात में? हमारे संवाददाता शेषर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेषर शेलार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शेषर, 11 सीट 12 उम्मीदवार, इसीलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ गई क्या अपने एमएलए को रोकने की, सब दोनों पक्षों को? कारण बहुत कुछ, और ख़ासतौर पर अगर नेताओं की बात अगर सुने तो उनके जो तर्क है वितर्क है वो काफ़ी अलग है इससे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सीट 11 है और उम्मीदवार 12 है। ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि एक दूसरे के वोटों पर सेंध मारी जाए। वो इसलिए मारी जाए क्योंकि उनके खुद के जो विधायक या फिर जो उनके खुद के प्रत्याशी है वो चुन के आ जाए। इस वक्त अगर अमूमन सबसे पहले गणित की बात करें तो इस वक्त महायुति के तकरीबन 9 उम्मीदवार चुनावी रण में है। तो वही अगर बात करें महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार इस वक्त चुनाव में है। कुल अगर जो वोटर्स देखे, जो विधायक है, उनकी संख्या 274 है। इसमें से अगर बात करें महायुति के 181 यानी 181 महायुति के हैं, तो महाविकास आघाड़ी के 64 उम्मीदवार हैं। इसमें सबसे अगर देखा जाए महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निर्दलीय भी है और कुछ छोटे पक्ष भी है। अब दोनों पक्ष ये प्रयास कर रहे हैं कि जो निर्दलीय है और जो छोटे पक्ष है वो अपने तरफ अपने पाले में आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा वोटों की टैली जो है बढ़ाई जाए। तो ये प्रयास इस वक्त है। और जहां तक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि ये है कि चूंकि ये विधान परिषद का चुनाव है, इसलिए जो विधायक है उनको ये समझाने की जरूरत होती है कि किस प्रकार से वोट किया जाए। चूंकि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस जैसे कि कई तकनीकी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है और इसीलिए सभी विधायकों को होटल लिया जा रहा है, ऐसा उनका तर्क है। लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो दोनों पक्षों के पास जो पर्याप्त संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। तो ठीक है शेषर, इस बीच में जिस तरह से कि वहां पर जो विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं, शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इन मुलाकातों में कांग्रेस शामिल नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि मुलाकात में क्या एजेंडा है ऐसी मुलाकातों में? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस वक्त अगर खास तौर पर हम बात करें कि किस प्रकार से पिछले 2-3 दिनों में जो मीटिंग्स का दौर चला है, हालांकि ये दौर इसलिए भी चला था कि किस प्रकार से रणनीति तय की जाए कि विधान परिषद में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए। लेकिन दूसरी उसमें यह भी महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि ये आखिरी विधानसभा का सत्र है और इस सत्र में देखा कि जो सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं का ऐलान किया गया। कुछ ही महीनों में विधानसभा का सत्र भी विधानसभा के जो चुनाव है वो आने वाले, तो ऐसे में रणनीति तय करनी सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सीट शेयरिंग आखिर किस प्रकार से हो, एक साथ आना है तो कौन से ग्राउंड पर आए और किस प्रकार से आए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो ऐसे में इसीलिए शरद पवार से आज मिलने के लिए सभी विपक्षी दल जा रहे हैं। उसमें कांग्रेस को न्योता, हालांकि अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह है कि कांग्रेस इसमें अब तक नहीं मिल रही है। लेकिन जहां तक बात करें संजय राउत, जो कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के जो नेता है, उन्होंने कहा कि आज उनकी मुलाकात विधान भवन में जब वो आए थे तो सबसे उनकी मुलाकात हुई है। और अब हालांकि वो उनके नेता जो है कांग्रेस से भी मिले, वो शरद पवार पार्टी के नेताओं से भी मिले और अब वो शरद पवार से मिलने के लिए वहां जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शेषर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आज ही शायद एमएलसी चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। तो फिलहाल लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता शेषर शेलार जुड़े थे। और अब महाराष्ट्र के बाद अब रुख करेंगे हम कर्नाटक की। एक और बड़ी खबर कर्नाटक से, और ये कर्नाटक से बड़ी खबर जो है वहां एक गड़बड़ी से जुड़ी खबर है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का गंभीर आरोप लगा है।
ये गंभीर आरोप है जमीन घोटाले का। क्या मामला है और वो हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें बीजेपी आज मैसूरू में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है क्योंकि मामला मैसूरू से ही जुड़ा है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। सफाई दी सीएम सिद्धारमैया ने, कार्ड खेल दिया आप एक तरह से कहिए। उन्होंने कार्ड खेला कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं इसीलिए ये साजिश हो रही है। ओबीसी कार्ड खेल दिया सिद्धारमैया ने, जबकि बीजेपी सीएम ने कहा कि सीएम ने अपनी पत्नी को मैसूरू विकास प्राधिकरण से करोड़ों रुपए का भूखंड दिलवा दिया। सिद्धारमैया का दावा है कि भूखंड पाने की हकदार उनकी पत्नी है क्योंकि प्राधिकरण ने कुछ जमीन उनकी ले रखी थी तो बदले में दे दी, लेकिन इसमें भी झोल है। सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई ने केसारे गांव में कुछ जमीन गिफ्ट में दी थी। मामले को समझिए तो इस जमीन को मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यानी मूडा ने अधिग्रहित कर लिया था। बाद में उसके बदले प्राधिकरण ने पौष इलाके में 38,000 वर्ग फुट प्लॉट दे दिया। यहीं पर यह मामला है। जाहिर है कि दोनों जमीनों के मूल्यों में काफी अंतर है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण पर भूमि अधिग्रहण में अनियमितता का आरोप भाजपा ने पहले भी लगाया था कि वहां पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन सीएम का नाम आने के बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा गया। राजनीतिक रूप से और ज्यादा हाईलाइट हो गया यह मामला। कर्नाटक बीजेपी ने इसे बड़ा घोटाला माना है और जमीन अधिग्रहण में 50-50 की योजना को बीजेपी ने गहरी साजिश बताया। बीजेपी का आरोप है कि इस स्कीम के कारण राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए के प्लॉट औने पौने दाम में दिए जा रहे हैं तो नुकसान तो होगा ही राज्य के खजाने को। तो फिर यह सवाल उठ रहा है, इस मामले पर सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहले देखते हैं इस मामले में बीजेपी ने क्या आरोप लगाया। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal. And Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in the scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. तो बीजेपी मामले पर हमलावर है, लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। No, it is all nothing, only political scam. It is what they are trying to do, politics. There is nothing scam. Whatever has been done, it is done at the BJP tenure, and there is nothing is there. They wanted to. They feel that after winning the election, now again they wanted to see that Karnataka put in a very bad shape. But nothing is there. Everything is perfect, and we will face all this political whatever their plans are there. तो ये मामला कैसे सामने आया और इस मामले में क्या कुछ अभी तक हुआ है, बेंगलुरु से हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। शुभा, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसमें मुख्यमंत्री की जो पत्नी है, उनकी वाइफ हैं, उनको जमीन अलॉटमेंट का ये मामला है, बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। जी लालचंद जी, जो देख सकते हैं हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी की पत्नी के नाम पर 14 फ्लैट अपार्टमेंट जो इनके नाम पर हुआ है, जिसको लेकर इनके हकदार है सिर्फ 2 प्लाट के लिए जो हकदार है, लेकिन इनको मूढ़ा ने 14 प्लाट का अलॉटमेंट किया गया, जिसके सामने आते ही जिन्होंने मैसूर के डीसी को ट्रांसफ़र कर दिया और जहां पर डॉक्यूमेंट्स थे, मूढ़ा के ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स थे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बेंगलुरु से शिफ्ट किया। तो जिसके चलते ही बीजेपी ने आज मैसूर में बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन किया और बीजेपी वालों ने मैसूर तक पहुंचने से पहले ही उनको रास्ते में ही रोक दिया और पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, जिसके चलते ही आर अशोक और अश्वत्थ नारायण जी ने मैसूर पहुंचा और उन्होंने मूढ़ा के ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इनको अंदर जाने में नहीं अलाउ किया, उन्होंने रोक दिया। अभी हम सारे देख सकते हैं जो बीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट का आयोजन तो किया था,
लेकिन उसका परिणाम जो कांग्रेस सरकार और सिद्धरामैया जी जो स्कैम किया है उसकी वजह से क्या लोगों को क्या देना चाहते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं उन्होंने? शुभा, आप जो स्कैम का जिक्र कर रही हैं, आपके ज़रिए थोड़ा सा मैं और समझना चाहता हूं और दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं। ये जो कंपनसेट करने की बात आ रही है कि मूडा ने सिद्धारमैया की पत्नी को पहले ज़मीन ली थी तो उनको कंपनसेट किया, तो आप ये कह रहे हैं कि उस कंपनसेशन के हिसाब से उनको 2 प्लॉट बनते थे लेकिन मिल गए 40 प्लॉट मिल गए, यही मामला है ये? जी, परफेक्टली यही मामला है, जिसको जो हकदार है उनको देने के वजह से इन्होंने अपने धर्मपत्नी को ही 14 प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है। 14 यानी 14 प्लॉट्स। आप कह रहे हैं कि 14 प्लॉट्स मिल गए, 2 मिलने थे लेकिन 12 रियलिटी में जो 12 एक्स्ट्रा प्लॉट्स मिले हैं, 12 ज्यादा दे चुके थे इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जबकि ये मामला सामने आया है, कांग्रेस का क्या डिफेंस है? हमने डीके शिव कुमार की बाइट सुनी, कांग्रेस क्या कह रही है, सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं? वो तो ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं इस मामले पर। जिन्होंने सिद्धरामैया जी ने कहा है कर्नाटका में ओबीसी आया है, जिन्होंने बीजेपी वालों ने ओबीसी के नाम पर उनको सुझाव दे रहे हैं या दबाव दे रहे हैं, ऐसे उनका कहना है। लेकिन हमारा और पब्लिक का क्वेश्चन ये है कि वो ओबीसी में रहे तो उनके जो प्लाट के मामले में जो 400 करोड़ का रुपया थे तो वहाँ वो कहाँ चले गए? ना लोगों को मिला है, ना गवर्नमेंट के पास है। ये सारे के सारे पैसा इनके धर्मपत्नी के सामने है। ठीक है, तो इसे हम क्या ले बिल्कुल सकते ये हैं, सवाल जो आप पूछ रही हैं बहुत ही गंभीर सवाल है और निश्चित तौर पर बीजेपी को मौका मिला है कि वो इन सवालों पर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेरे। आगे भी हम इस मामले में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुभा, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।